हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, बताऊंगा, देखो इससे पहले डिस्कस किया था आप लोगों के साथ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं उसी पैटर्न पर, टीसीएस पैटर्न पर, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एसएससी जीडी का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, 20 क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एसएससी जीडी टीसीएस पैटर्न। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया के ओंकार वाट में किस देवता की पूजा होती है? की पूजा होती है। ऑप्शन फर्स्ट भगवान शिव, ऑप्शन फर्स्ट है भगवान शिव, ऑप्शन सेकंड भगवान राम, ऑप्शन थर्ड भगवान विष्णु, और ऑप्शन फोर भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा। देखो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया, जो हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है, जिसका नाम क्या है? ओंकार वाट। उसमें कौन से भगवान की पूजा होती है? तो सवाल आप लोगों के सामने ये है। तो चलो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप सबके सामने, हिंदू मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का नाम क्या है? बिल्कुल बहुत ही आराम से, तो नाम क्या है बच्चों? अंकोर वाट। उस मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट। कहां पड़ता है? कंबोडिया। किस देवता की पूजा होती है? तो क्या कहोगे? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। किस भगवान की पूजा होती है? तो क्या कहोगे? भगवान विष्णु। उसके बाद कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? मेकांगी नदी के किनारे, या मेकांग नदी भी कह देते हैं, मेकांगी नदी के किनारे। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण, तो क्या कहोगे? सूर्यवर्मन ने। निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने निर्माण कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? अंकोर वाट। कहां स्थित है? ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि अंकोर वाट मंदिर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? कंबोडिया में। कौन से देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। एनटीपीसी ने पूछा था। उसके बाद कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? मेकांगी नदी के किनारे। और निर्माण किसने कराया था? तो क्या कहोगे? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड भगवान विष्णु। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बस ऐसे ही अपना चैनल को सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। और बच्चों एक गुजारिश है आप लोगों से, जो भी इस प्रैक्टिस को जहां से भी देख रहा हो, अपने शहर का नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें अपने नाम के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु। चलो कुछ और मंदिरों की डिस्कशन में आप लोगों के सामने करता हूं, तो उन्हें कॉपी में जरूर लिखें। देखो कौन कौन से मंदिर होंगे, बहुत ध्यान से। भगवान वैष्णो देवी मंदिर कहां पड़ता है? वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर कहां पड़ेगा? तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, क्योंकि एक सवाल जरूर पूछा जाता है, केदारनाथ मंदिर कहां पड़ेगा? तो क्या कहोगे? उत्तराखंड। कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। ठीक। उसके बाद गंगोत्री मंदिर,
गंगोत्री मंदिर ये भी कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। उसके बाद मनसा देवी मंदिर, ये भी कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए चंडी देवी मंदिर, तो ये भी कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। अगर आपसे कहा जाए बच्चों केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ मंदिर, कौन से जिले में पड़ता है? उत्तराखंड। और कौन से जिले में पड़ता है? पूछ लेता है चमोली। कौन से जिले में पड़ेगा बच्चों? चमोली। अगर आपसे केदारनाथ के बारे में कहे तो क्या कहोगे? रुद्रप्रयाग। कौन से जिले में पड़ेगा बच्चों? रुद्रप्रयाग। अगर गंगोत्री के बारे में बात करें तो कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। मनसा देवी के बारे में बात करें तो कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। और चंडी देवी के बारे में बात करें तो ये भी कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने है, अगर आपसे कहा जाए अमरनाथ मंदिर कहां पड़ेगा तो क्या कहोगे? पहलगांव। अमरनाथ मंदिर, पहलगांव, जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे कहा जाए अक्षरधाम मंदिर, तो ये कहां पड़ेगा? दिल्ली। अगर आपसे कहा जाए हवा महल, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपसे कहा जाए अक्षरधाम मंदिर तो कहां हो गया? दिल्ली। अगर आपसे कहा जाए बच्चों अंकोर वाट मंदिर, तो ये कहां पड़ेगा? कंबोडिया। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, जब धार्मिक बातें चल रही है तो सारे ले लें, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च तो कहां पड़ेगा? वेटिकन सिटी। कहां पड़ेगा वेटिकन सिटी? मक्का मस्जिद तो कहां पड़ेगा? सऊदी अरब। गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहां पड़ेगा आपका? अमृतसर। कहां पड़ेगा? अमृतसर। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। उसके बाद दक्षिणेश्वर काली मंदिर, क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, तो क्या कहोगे? कलकत्ता। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ब्लैक पगोडा मंदिर, तो कहां कहोगे? ब्लैक पगोडा उड़ीसा। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर ये भी कहां पड़ेगा? उड़ीसा। खजुराहो के मंदिर, बच्चों कॉपी में लिखे, एसएससी पैटर्न है बिल्कुल। खजुराहो के मंदिर ये कहां पड़ेंगे? एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए रामेश्वरम मंदिर, तो कहां पड़ेगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखो क्या है, वैष्णो देवी मंदिर कहां पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर। केदारनाथ मंदिर कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। गंगोत्री मंदिर कहां पड़ेगा? मनसा देवी। चंडी देवी मंदिर कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। बद्रीनाथ मंदिर कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। चमोली में। अक्षरधाम मंदिर कहां पड़ेगा? दिल्ली। अंकोर वाट मंदिर कहां पड़ेगा आपका? तो बताओ जरा कहां पड़ेगा, तो याद रखोगे कंबोडिया। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कहां पड़ता है? वेटिकन सिटी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि मक्का मस्जिद कहां पड़ेगी? सऊदी अरब में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि गोल्डन टेम्पल कहां पड़ेगा, तो याद रखोगे अमृतसर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, तो याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। आपसे अगर कहा जाए बृहदेश्वर मंदिर,
तो क्या याद रखोगे? कर्नाटक। बृहदेश्वर मंदिर कहां पड़ेगा? कर्नाटक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देखो जो याद आ रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूं बच्चों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैनियों का सबसे बड़ा मंदिर, तो कहां पड़ेगा? माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू कहां पड़ेगा? राजस्थान। माउंट आबू कहां पड़ेगा? राजस्थान। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पड़ेगा? माउंट आबू राजस्थान। अगर आपसे कहा जाए बहुचरा माता मंदिर, बहुचरा माता मंदिर, बहुचरा ये कहां पड़ेगा? गुजरात। ये कहां पड़ेगा? गुजरात। देखो बच्चों सबसे पहला सवाल क्या था? अभी पहला ही सवाल आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हूं कि सवाल क्या था कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पड़ता है? तो याद रखोगे कंबोडिया। और कंबोडिया में उस मंदिर का नाम क्या? तो याद रखोगे अंकोर वाट। कौन सी नदी के किनारे? मेकांगी नदी के किनारे। उसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखोगे सूर्यवर्मन द्वितीय ने उसका निर्माण कराया था। फिर अगर आपसे कहा जाए उस मंदिर में कौन से देवता की पूजा होती है? तो क्या कहोगे? भगवान विष्णु की पूजा होती है। और ये सारे के सारे मंदिर आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं कि वैष्णो देवी मंदिर कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। केदारनाथ मंदिर कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। गंगोत्री मंदिर कहां पड़ता है? तो याद रखोगे उत्तराखंड में। मनसा देवी मंदिर भी कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? उत्तराखंड के किस जिले में? हरिद्वार जिले में। यानी कि यहां लिखेंगे बच्चों कौन से जिले में? जिला भी पूछ सकता है, हरिद्वार जिला। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर काफी बार पूछा जा चुका है। प्रेम मंदिर कहां पड़ता है? मथुरा। कहां पड़ेगा बच्चों? मथुरा। चंडी देवी मंदिर कहां पड़ेगा? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ मंदिर कहां पड़ेगा? उत्तराखंड चमोली में। अमरनाथ मंदिर कहां पड़ेगा? पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर। अक्षरधाम मंदिर कहां पड़ेगा? दिल्ली में। उसके बाद अंकोर वाट मंदिर कहां पड़ेगा? कंबोडिया। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? वेटिकन सिटी। मक्का मस्जिद कहां पड़ती है? सऊदी अरब में। गोल्डन टेम्पल कहां पड़ता है? अमृतसर में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पड़ेगा? कलकत्ता में। ब्लैक पकोड़ा मंदिर उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पड़ेगा आप लोगों का? उड़ीसा। और खुजराहो के मंदिर कहां पड़ेंगे? मध्य प्रदेश। रामेश्वरम मंदिर कहां पड़ेगा? तमिलनाडु। ज्वालामुखी मंदिर कहां पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। वृद्धेश्वर मंदिर कहां पड़ेगा? कर्नाटक। और उसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पड़ेगा? माउंट आबू राजस्थान में। बहुचरा मंदिर कहां पड़ेगा? तो क्या कहोगे आप? गुजरात में। और प्रेम मंदिर कहां पड़ता है बच्चों? मथुरा में। स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, धीरे धीरे मैं सारे मंदिर आप लोगों के साथ कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? सवाल बहुत प्यारा सा है। ऑप्शन फर्स्ट है एथेन, सेकंड है मीथेन, थर्ड है आप लोगों का प्रोपेन, फोर्थ है आप लोगों का ब्यूटेन। बहुत प्यारा सा सवाल। ठीक, मार्स गैस किसे कहा जाता है? देखो नाम से प्रतीत हो रहा है कि मैं से मार्स और मैं से क्या कहोगे? मीथेन। चलो ये तो थी गैस के बारे में। अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मीथेन गैस की प्रॉपर्टी, मीथेन गैस सूत्र, तो याद रखोगे CH4। मैथेन का सूत्र क्या होगा बच्चों? CH4। और मैथेन से और प्रॉपर्टी क्या याद रखोगे? दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। बहुत बार पूछा जा चुका है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद मैथेन का सूत्र क्या है? तो क्या याद रखोगे? CH4। अगर मैं बात करूं देखो मैथ, एथ,
प्रोप, ब्यूट, पेंटेन, प्रोपेन, एथेन, मैथेन। तो मैथेन का सूत्र क्या होगा बताओ बच्चों जरा, मैथेन का सूत्र क्या होगा CH4, एथेन का सूत्र क्या होगा C2H6, प्रोपेन का सूत्र क्या होगा तो क्या याद रखोगे C3H8, और उसके बाद अगर ब्यूटेन का सूत्र कहेगा तो क्या कहोगे C4H10, और पेंटेन का सूत्र क्या होगा C5H12, और उसके बाद हेक्सेन का सूत्र क्या होगा हेक्सेन, हेक्सेन का सूत्र क्या होगा C6H14। ये बात आप लोग याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए बच्चों देखो मैथेन का सूत्र क्या है CH4, एथेन का सूत्र क्या है C2H6, प्रोपेन का सूत्र क्या है C3H8, ब्यूटेन का सूत्र क्या है तो याद रखोगे C4H10, पेंटेन का सूत्र क्या है C5H12, और हेक्सेन का सूत्र क्या है तो याद रखोगे C6H14। अगर आपसे कहा जाए बच्चों देखो ध्यान से बिल्कुल, लाइटरों में कौन सी गैस पाई जाती है लाइटर, तो लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है ब्यूटेन। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वाहनों के पीछे से कौन सी गैस निकलती है, वाहनों के पीछे से बच्चों धुएं में, वाहनों के पीछे से धुएं में गैस, तो कौन सी गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर आपसे प्यारे बच्चों कहा जाए देखो वाहनों के पीछे से तो कौन सी निकलती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कच्चे फलों को पकाने में बहुत बार सवाल आता है, कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो याद रखोगे एथिलीन। ठीक है, चिप्स में और रोटी में, चिप्स प्लस के रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, वेल्डिंग में तो याद रखोगे एसिटिलीन। कौन सी एसिटिलीन। आपसे कहा जाए सीएनजी गैस में, सीएनजी गैस में, सीएनजी गैस सिलेंडर में, सीएनजी गैस सिलेंडर में सीएनजी गैस सिलेंडर में तो कौन सी गैस यूज की जाती है प्यारे विद्यार्थियों सीएनजी गैस सिलेंडर में, देखो मैथेन, इसके लिए याद रखेंगे मैप, मैथेन, एथेन, और क्या याद रखोगे बच्चों प्रोपेन। ठीक है, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है मैथेन, एथेन, और क्या याद रखोगे प्रोपेन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए लाइटर में, सिगरेट लाइटर में तो याद रखोगे कौन सी ब्यूटेन। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी भोपाल गैस, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, तो कौन सी गैस निकली थी प्यारे बच्चों तो क्या कहोगे MIC। कौन सी मिथिल आइसोसाइनाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, मार्स गैस किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे मीथेन को। फिर उसके बाद मैंने कुछ आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टी क्या कहती है देखो यहाँ मीथेन गैस का सूत्र क्या है CH4। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे आप लोग प्यारे बच्चों मीथेन गैस ही पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मीथेन का सूत्र क्या है तो क्या याद रखोगे CH4, एथेन का सूत्र क्या है तो याद रखोगे C2H6, प्रोपेन का सूत्र क्या है तो याद रखोगे C3H8, ब्यूटेन का सूत्र क्या है तो क्या याद रखोगे C4H10, पेंटेन का सूत्र क्या है तो क्या याद रखोगे C5H12, हेक्सेन का सूत्र क्या है C6H14। उसके बाद लाइटरों में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे ब्यूटेन। उसके बाद वाहनों के पीछे से धुएं में जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कच्चे फलों को पकाने में क्या कहोगे एथिलीन। चिप्स और रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो क्या कहोगे एसिटिलीन। सीएनजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है मैथेन, एथेन, प्रोपेन। लाइटर में कौन सी ब्यूटेन। और उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को जब हुई थी तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ तो क्या कहोगे मिथिल आइसोसाइनाइड, मतलब क्या MIC। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, चलो।
क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए मुहिम शुरू की है बच्चों, और कल आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा, और बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस रहेंगे आपके किसके, एग्जाम के। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कौन सी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, बिल्कुल वही पैटर्न है, अनुसूची में, अनुसूची में ठीक 18 विषय हैं। कौन सी अनुसूची में 18 विषय हैं बच्चों, कौन सी अनुसूची में 18 विषय हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 10वीं अनुसूची में 10वीं, ऑप्शन सेकंड होगा 11वीं, ऑप्शन थर्ड होगा बच्चों 12वीं में, और ऑप्शन फोर्थ होगा बच्चों 8वीं में। तो कौन सी अनुसूची में 18 विषय हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। अब मैं आप लोगों को सारी की सारी अनुसूची बताऊंगा। देखो बच्चों, जब आपका संविधान लागू हुआ, संविधान देखो, संविधान आपका 2 बार लागू हुआ है संविधान। तो संविधान के बारे में अगर मैं बात करूं तो संविधान हमारा 2 बार लागू हुआ है, एक तो आंशिक रूप से, एक तो आंशिक रूप से, और एक क्या कहोगे, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखोगे कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949। इसी कारण 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था एक बार। ठीक है, उसके बाद पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो याद रखोगे आप 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था, तो इसमें आर्टिकल कितने थे, तो याद रखोगे 395। उसके बाद अनुसूची कितनी थे, तो याद रखोगे कितनी, तो क्या कहोगे 8, क्या कहोगे 8। और उसके बाद अगर मैं भाग की बात करूं तो टोटल भाग कितने थे, 22। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। तो हम अब ये डिस्कशन करनी है बच्चों 12 की 12 अनुसूचियां। बहुत ध्यान से देखो, पहली जो अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बच्चों, 9वीं, और क्या कहोगे 10वीं, 11वीं, और क्या कहोगे 12वीं। पहली अनुसूची का संबंध किससे, तो क्या कहोगे 29 राज्य से, राज्यों से। दूसरा संबंध किससे है, तो क्या याद रखोगे, वेतन से। तीसरा संबंध किससे है, तो बच्चों क्या कहोगे, शपथ से। शपथ का मतलब चाहे राष्ट्रपति की शपथ हो, चाहे प्रधानमंत्री की शपथ हो, एनीवन गवर्नमेंट अधिकारी जितने भी बड़े हैं उन सब की शपथ का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, तीसरी से। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख लो, पूछ लेगा कि अनुसूची 1 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, राज्य से। दूसरी का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, वेतन से। तीसरी का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, शपथ से। चौथी का संबंध किससे, राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन। 5वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, एससी और एसटी से, एससी और एसटी क्षेत्रों से, एससी और एसटी क्षेत्रों से। ठीक है, छठी का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, असम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में एससी और एसटी से। देखो बच्चों, 7वीं अनुसूची को थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊंगा। देखो 7वीं क्या कहोगे, केंद्र राज्य के बीच बंटवारा, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। बच्चों 7वीं अनुसूची जो है क्या कहोगे, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। अगर मैं आपसे कहूं केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा, इसमें 3 अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, केंद्र राज्य समवर्ती, केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, और क्या कहोगे बच्चों, समवर्ती सूची। क्या कहोगे, समवर्ती सूची। देखो केंद्र सूची में अगर मैं बात करूं पहले कितने विषय थे, तो ये भी पता होना चाहिए। राज्य सूची में कितने विषय थे, ये भी पता होना चाहिए। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, ये भी याद होना चाहिए। केंद्र सूची में जो पहले विषय थे बच्चों, तो याद रखोगे कितने थे, बताओ जरा। 97। अब कितने हैं प्यारे बच्चों, 100। अगर मैं बात करूं राज्य सूची में, तो क्या कहोगे, पहले थे 66, अब कितने, 61। और समवर्ती सूची की अगर मैं बात करूं तो पहले कितने थे, 47, और अब कितने हैं, 52। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
ये बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद बच्चों देखो, पहली 8वीं अनुसूची, यहां मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं बच्चों, देखो 8वीं अनुसूची, 8वीं, 8वीं में क्या कहोगे, 22 भाषा। मैं 22 की 22 भाषा बताता प्यारे विद्यार्थी, लेकिन टाइम के कारण 22 भाषा का उल्लेख। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 8वीं अनुसूची की सबसे नवीन भाषा, नवीन भाषा, तो क्या कहोगे बच्चों, उड़िया। क्या कहोगे, उड़िया। उसके बाद अगर मैं 10वीं अनुसूची की बात करूं तो क्या कहोगे, दल बदल, दल बदल। ठीक है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो याद रखोगे बच्चों, क्या, ग्राम पंचायत। ठीक, इससे संबंधित संशोधन कौन सा, तो क्या कहोगे, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। इसमें विषय कितने थे, 11वीं अनुसूची में, तो क्या कहोगे, 29। और उसके बाद अगर मैं 12वीं की बात करूं तो क्या कहोगे, शहरी विकास। और ये भी कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ी थी, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसमें टोटल कितने विषय थे, तो कहोगे बच्चों 18। तो सवाल यही था आपका कि 18 विषय कौन सी अनुसूची में थे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सी अनुसूची में आपके 18 सब्जेक्ट थे, तो क्या कहोगे आप लोग, 12वीं अनुसूची में। कौन सी में, 12वीं में। 11वीं में कितने, तो क्या कहोगे, 29। और 10वीं अनुसूची किसके तहत जुड़ी थी, तो क्या कहोगे, 52वें संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। उसके बाद एक रही है आपकी 9वीं अनुसूची बच्चों, 9वीं, 9वीं को थोड़ा सा मैं यहां लिख रहा हूं, 9वीं अनुसूची। जगह कब है बच्चों, 9वीं अनुसूची। देखो ये कब जुड़ी थी, 1951 में। और इसे क्या कहा जाता है, पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। और इसका संबंध किससे था, तो याद रखोगे, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है, कौन सा पक्षी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है। सबको पता है बच्चों, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो कौन सा पक्षी है, शेर, कौवा, चिड़िया, और ऑप्शन 4 है बच्चों, कबूतर। तो कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है, बताओ जरा। तो क्या याद रखेंगे बच्चों, बताओ जरा। चलो देखो, मैं कुछ बढ़िया डिटेल बताऊंगा बच्चों आपसे। बहुत बेहतरीन से सवाल आप लोगों के सामने। कौन सा पक्षी, बिल्कुल हलवा सवाल है, तो क्या कहोगे, कबूतर। क्या कहोगे, कबूतर। अगर आपसे मैं बात करूं भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो क्या कहोगे, मोर। लेकिन अगर मैं मोर के वैज्ञानिक नाम की बात करूं, मोर के वैज्ञानिक के नाम बात करूं, तो क्या कहोगे, पावो क्रिस्टेस, क्रिस्टेटस। ठीक है। उसके बाद भारत का जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो क्या कहोगे, बताओ जरा। भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ। भारत का विरासत पशु, तो याद रखोगे, हाथी। भारत का जलीय जीव, तो क्या, गंगा डॉल्फिन।
गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन को कब यानी कि राष्ट्रीय जीव का दर्जा मिला था? तो याद रखोगे 5 अक्टूबर सन 2009। 5 अक्टूबर सन 2009 यानी कि पहली बार गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय पशु का दर्जा घोषित किया गया था। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गंगा डॉल्फिन दिवस पहली बार कब मनाएगा दिवस, तो याद रखोगे सन 2022 में। कब मनाएगा? सन 2022 में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो याद रखोगे गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो बिहार की राजधानी पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? तो क्या कहेंगे आप लोग? कबूतर। क्या कहोगे? कबूतर। कुछ और सवाल मैं बताऊं बच्चों आप लोगों से। देखो, सबसे ऊंचे पेड़ की डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो याद रखोगे कौवा। ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर, मतलब ऊंचा पेड़ है वो और ऊंची ही उसकी डाली है। ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो याद रखोगे चील। सबसे नीचे निचली डाली पर घोंसला कौन बनाता है? कौन बनाता है बच्चों? मोर। अगर आपसे कहा जाए कि घरों में घोंसला कौन बनाता है? तो याद रखोगे फाख्ता और कबूतर। ठीक, ये थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? शैवाल के किस वर्ग को भूरा शैवाल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का बहुत बेहतरीन सा सवाल है। शैवाल के किस वर्ग को भूरा शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों थियोफाइसी, दूसरा है हमारा फियोफाइसी, फियोफाइसी। थर्ड होगा क्लोरोफाइसी। क्या कहोगे? क्लोरोफाइसी। और फोर्थ है मियोफाइसी। ठीक है, तो शैवाल के किस वर्ग को भूरा शैवाल कहा जाता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग फियोफाइसी वर्ग को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों देखो ये जो शैवाल है ये कहां पाए जाते हैं? तो क्या कहोगे? देखो दो गोलार्ध हैं, ये दो गोलार्ध है। एक तो क्या कहोगे? दक्षिणी गोलार्ध, और एक क्या कहोगे? उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के बीचों बीच से काटने वाली रेखा के कितने नाम है बताओ जरा? तो पृथ्वी के बीचों बीच से काटने वाली रेखा के 3 नाम है। एक तो क्या कहोगे? 0 डिग्री, एक क्या कहोगे? भूमध्य रेखा, और एक क्या कहोगे? विषुवत रेखा। एक तो 0 डिग्री रेखा, एक भूमध्य रेखा, दूसरा क्या कहोगे? विषुवत रेखा। अगर आपसे कहा जाए इस वाले गोलार्ध को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहोगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाएगा? तो क्या कहोगे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इस वाले गोलार्ध को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहोगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो शैवाल कहां पाए जाते हैं? शैवाल तो क्या कहोगे? उत्तरी गोलार्ध के जल में। बहुत बढ़िया सवाल। डायरेक्ट कभी अगर फ्यूचर में ये सवाल आ जाए कि जो शैवाल है वो कौन से गोलार्ध के जल में पाए जाते हैं? तो क्या कहोगे? उत्तरी गोलार्ध के जल में।
ठीक है। और कैसे उसमें रहते हैं, क्या नाम, तापमान की बात करूं, तापमान, तो क्या कहोगे, समशीतोष्ण। तो क्या कहेंगे, समशीतोष्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल के किस वर्ग को भूरा शैवाल कहा जाता है, तो क्या कहोगे, फियोफाइसी वर्ग के। कौन से वर्ग के, फियोफाइसी वर्ग के। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के वायसराय। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, बेहतरीन सवाल। ऑप्शंस फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखो मैं सारे के सारों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बहुत ध्यान से, ठीक, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। इस स्लाइड से एक सवाल जरूर फंसेगा, तो कौन से थे, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे कहा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल, 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 तो याद रखोगे बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। क्या कहोगे, लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल, तो कौन थे, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल, तो याद रखोगे लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था, 1905। अगर आपसे कहा जाए स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय, तो कौन थे बच्चों, लॉर्ड कर्जन। कौन कहोगे, लॉर्ड कर्जन। अगर आपसे कहा जाए कि रेल के समय, जिस समय रेल चली, तो उस समय गवर्नर जनरल, तो याद रखोगे लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले रेल किसके समय में चली थी, लॉर्ड डलहौजी। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवा का जनक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था व सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा जनक, तो क्या याद रखोगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या याद रखोगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखोगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कॉपी में लिखें बच्चों, कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जनगणना के समय, तो याद रखोगे जनगणना के समय कौन था, सविनय विज्ञान आंदोलन के समय,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो याद रखोगे कौन थे बच्चों, तो याद रखोगे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो क्या कहोगे 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल कब हुआ था बच्चों, 1919, 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तो याद रखोगे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। अगर आपसे कहा जाए भारत छोड़ो के समय, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो के समय, तो कौन थे भारत छोड़ो के समय, तो याद रखोगे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो कौन थे बच्चों, बताओ जरा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो बताओ जरा कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों। स्वतंत्र भारत के समय भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। देखो इतनी बातें आप लोग गवर्नर जनरलों से याद रखेंगे, कुछ और फैक्ट बनेंगे वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखोगे कौन, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन भी किसके समय में हुआ था, तो याद रखोगे लॉर्ड कर्जन। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, स्वदेशी आंदोलन के समय तो क्या कहोगे, लॉर्ड कर्जन। रेल चली थी किसके काल में, तो याद रखोगे बच्चों लॉर्ड डलहौजी। पुलिस व्यवस्था व सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या याद रखोगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, सवाल बहुत आता है, पहले अगर भारतीय आ जाता है तो इसका आंसर क्या दोगे, सी राजगोपालाचारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय तो याद रखोगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था आपका, लॉर्ड लिनलिथगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आगे चलूंगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चों। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। ग्रोथ सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ सिक्योरिटी टेस्ट, फोर्थ कहोगे कोई नहीं। ठीक है, ये जीएसटी है बच्चों। देखो जीएसटी के समय, जीएसटी जो है उसका पूर्ण रूप क्या था, तो मैं आप लोगों को आपको अब जीएसटी बताऊंगा पूरी की पूरी। देखो जीएसटी है क्या बच्चों, तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर सवाल हर पेपर में पूछा जाता है गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। ठीक है, क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कैसा कर है? तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर है बच्चों? अप्रत्यक्ष कर। और क्या कहा जाता है इसे? तो क्या कहो, याद रखोगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर। वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में नाम क्या? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। अगर आपसे कहा जाए, देखो बच्चों, कि इसे संविधान में कैसे कैसे जगह मिली, तो सबसे पहले लोकसभा में आई। सबसे पहले लोकसभा कब आई थी? 3 अगस्त सन 2016। 3 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में कब आई थी? बताओ जरा। राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कब आई थी? 8 अगस्त सन 2016। 8 अगस्त सन 2016। राष्ट्रपति ने फाइनली मोहर कब लगाई थी? राष्ट्रपति ने, तो 1 महीने बाद 8 सितंबर सन 2016। 8 सितंबर सन 2016। अगर आपसे कहा जाए भारत में लागू, तो भारत में लागू कब हुई थी? भारत में लागू, तो भारत में लागू कब हुई थी? तो बताओ जरा। 1 जुलाई सन 2017। कब लागू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 जुलाई सन 2017। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि पहला राज्य, पहला स्टेट, पहला राज्य, पहला राज्य, तो पहला राज्य कौन सा होगा? तो पहला राज्य कौन सा था बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग, पहला राज्य था आपका असम। पहला राज्य असम। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य। आखिरी राज्य, आखिरी राज्य तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा राज्य, दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य कौन सा था? बिहार। जीएसटी की दरें, जीएसटी की दरें, तो जीएसटी की दरें कौन कौन सी थी? 0%, 0%, 5%, 12%, 18%, और क्या कहोगे? 0, 5, 12, 18, 28%। क्या याद रखोगे? 0, 5, 12, 18, 28%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि अगर कोई जीएसटी चोरी करता है, चोरी, तो चोरी के लिए सजा, तो चोरी के लिए सजा कितनी? तो क्या याद रखोगे? 5 साल। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कितने का है बच्चों? तो याद रखोगे 15 अंकों का। ये भी सवाल पूछ लिया गया है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितने अंकों का? तो याद रखोगे 15 अंकों का। अगर आपसे कहा जाए कि जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया? मॉडल, मॉडल, तो याद रखोगे कनाडा। कौन से देश से लिया गया? कनाडा। पहला देश, पहला देश जहां जीएसटी लागू हुई थी, पहला देश, तो याद रखोगे फ्रांस। फ्रांस में कब लागू हुई थी? याद रखोगे 1954। फ्रांस में कब लागू हुई थी? 1954। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए कि जीएसटी का मॉडल किसने तैयार करा था? जीएसटी का मॉडल, तो जीएसटी का मॉडल किसने तैयार करा था? तो याद रखोगे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। जीएसटी का मॉडल किसने तैयार करा था? तो याद रखोगे असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। देखो कुछ भी ना छूटे, असीम दास गुप्ता। अगर आपसे कहा जाए जीएसटी की समिति, विजय केलकर समिति, जीएसटी की समिति, तो जीएसटी की समिति कौन सी? तो याद रखोगे विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जीएसटी, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, रिवीजन है बच्चों, ब्रांड एम्बेसडर, तो क्या कहोगे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि सबसे बेस्ट जीएसटी कौन जमा करता है? बेस्ट जीएसटी जमा देश, तो बेस्ट जीएसटी जमा देश कौन सा है? तो याद रखोगे आप लोग न्यूजीलैंड। जीएसटी का संशोधन, अगर आपसे कहा जाए जीएसटी का संशोधन, जीएसटी का संशोधन, तो जीएसटी का संशोधन कौन सा था? तो याद रखोगे 101। कौन सा संशोधन था? 101। और जीएसटी परिषद का आर्टिकल क्या है? जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद का आर्टिकल। अभी तो बहुत सारे सवाल है, ये टॉपिक तो मैं आप लोगों को बहुत ही अलग पढ़ा रखा है, इसे डिटेल में जरूर जाकर देखें। जीएसटी का आर्टिकल, तो याद रखोगे 269A। क्या याद रखोगे? 269A। जीएसटी का संशोधन, जीएसटी का संशोधन, तो जीएसटी का संशोधन कौन सा था? तो याद रखोगे 101वां संशोधन, 101वां। ये यूपी पुलिस में भी आया था। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आप लोगों की पूरी इसकी डिटेल है। लोकसभा में कब आई थी? 3 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में कब आई थी? 8 अगस्त सन 2016। और राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी? 8 सितंबर सन 2016। अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया? कनाडा। पहला देश कौन सा था? फ्रांस। 1954 में लागू कर दी गई थी। जीएसटी का मॉडल किसने तैयार करा था? असीम
दास गुप्ता ने। अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य असम, जीएसटी पारित करने वाला दूसरा राज्य बिहार, और अब पूर्णतः सारे के सारे राज्यों में भारत के जीएसटी लागू है। और अगर आपसे आखिरी राज्य पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी की दरें कौन कौन सी? 0, 5, 12, 18, 28। रजिस्ट्रेशन कितने अंकों का? तो याद रखोगे 15 अंकों का। और जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सजा मिलती है? 5 साल की सजा। ये स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बहुत ही ध्यान से। तमिलनाडु की नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की नृत्य शैली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8। तमिलनाडु की नृत्य शैली कौन सी है? बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, फिर भी आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तमिलनाडु की नृत्य शैली कौन सी है? शैली कौन सी है? तमिलनाडु की नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शंस, फर्स्ट है कथकली, कथकली। सेकंड क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। थर्ड क्या हो जाएगा? कथक। और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों से? देखो, फर्स्ट है आपका कथकली, सेकंड क्या? मोहिनीअट्टम, कथक, और क्या हो जाएगा बच्चों? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो मैं सारों के सारे के बारे में आप लोगों को डिटेल दूंगा बच्चों। देखो, कथकली कहाँ का है? तो क्या याद रखोगे? केरल। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य, टोटल शास्त्रीय नृत्य, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने? तो याद रखोगे 8। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने? तो क्या याद रखोगे? 8। ये डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकता है। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। अगर आपसे कहा जाए भरतनाट्यम सबसे पुराना बच्चों, कॉपी में लिखे भरतनाट्यम कहाँ का? तो याद रखोगे तमिलनाडु। कथक, 8 के 8 बताऊंगा। कथक, तो कथक कहाँ का? उत्तर भारत। ठीक है। नंबर 3 मणिपुरी, मणिपुरी तो क्या याद रखोगे? मणिपुर। मोहिनीअट्टम, केरल। कथकली तो याद रखोगे केरल। कथकली भी कहाँ का है बच्चों? केरल। अगर आपसे कहा जाए कथकली कहाँ का है बच्चों? केरल का। अगर आपसे कहा जाए ओडिसी तो क्या कहोगे? उड़ीसा, ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी तो याद रखोगे उड़ीसा। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा। देखो, भरतनाट्यम भी हो गया, कथक भी हो गया, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुची कुची कुची, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो याद रखोगे आंध्र प्रदेश बच्चों। इनमें से एक सवाल पूछ लिया जाता है। और अगर आपसे कहा जाए लेटेस्ट कौन सा, यानी कि 8वां, तो याद रखोगे सतरिया, सतरिया। तो सतरिया कहाँ का है? तो याद रखोगे असम का। इनके लिए तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अलग से ही वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो याद रखोगे कि तमिलनाडु की नृत्य शैली कौन सी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस तो क्या कहोगे? कौन सी कहोगे बच्चों? भरतनाट्यम। और सबसे पुराना डांस भी कौन सा? सबसे पुराना तो याद रखोगे भरतनाट्यम। सबसे पुराना डांस, सबसे पुराना डांस बच्चों। देखो, वीडियो पर शूट हो रही है बच्चों, और इधर साइड में बारात भी आ रही है, तो आपको बाजे की भी आवाज आ रही होगी प्यारे विद्यार्थियों, और आपको यहाँ पटाखों की भी आवाज आ रही होगी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें बच्चों वीडियो को, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर कराएं अपने मित्रों से। तो भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना डांस है। टोटल भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो क्या कहोगे? 8। 8 कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। मणिपुरी, मणिपुर का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। सतरिया कहाँ का? असम का। और सबसे नया डांस कौन सा बच्चों? सबसे नया तो क्या कहोगे? असम। असम, यो सतरिया सबसे नया डांस, सबसे
नया डांस बच्चों, इसे याद रखेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा प्यारे विद्यार्थियों, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नर्मदा नदी मध्य में कहां से निकलती है? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है बच्चों। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 का उद्गम स्थल। ऑप्शंस फर्स्ट है आपके नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शंस फर्स्ट अरावली पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, अमरकंटक, अमरकंटक, और उसके बाद चौथा क्या होगा बच्चों? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शंस फोर्थ है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों अरावली, अरावली पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या कहोगे? लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। और अरावली पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी तो कौन सी? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी? गुरु शिखर। कहां पड़ती है? राजस्थान। कहां पड़ती है बच्चों? राजस्थान। और कौन सी नदी बहती है? तो याद रखोगे लूनी नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखोगे बच्चों धूपगढ़ी। तो क्या याद रखोगे? धूपगढ़ी। ये बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। क्या याद है सतपुड़ा की? तो क्या कहोगे? धूपगढ़ी। ऊंची चोटी तो याद रखोगे धूपगढ़ी। अगर आपसे कहा जाए अमरकंटक, तो अमरकंटक से क्या निकलती है? तो क्या कहोगे? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो क्या कहोगे? नर्मदा नदी। और नीलगिरी पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी दोड़ा बेटा। और इसमें कौन सी जनजाति रहती है? तो इसमें कौन सी जनजाति रहती है? टोडो जनजाति। अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये किसे किसे मिलाती है, तो क्या कहोगे? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियां कौन से? नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट, भारत का पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट को मिलाती है, पश्चिमी घाट को मिलाती है बच्चों, ये भी याद रखेंगे। किसे किसे मिलाती है? तो क्या कहोगे? पूर्वी घाट और क्या कहोगे? पश्चिमी घाट को। देखो नदियों के ऊपर तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अलग ही वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जो साइड से प्यारे विद्यार्थी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, और वो भी आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो क्या कहोगे? नर्मदा नदी। ठीक, चलो चलो देखो बच्चों, इसी अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, दोनों याद रखेंगे। एक तो नर्मदा नदी और एक क्या कहोगे? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। नर्मदा नदी किधर साइड बहती है? तो क्या कहोगे? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, बहने वाली नदी। इस पर कौन सा बांध है बच्चों? तो याद रखोगे गुजरात में सरदार सरोवर। गुजरात में कौन सा बांध है? तो क्या कहोगे? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। और सोन नदी किधर साइड से किधर साइड को बैठती है? तो क्या कहोगे? दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब उल्टी बहने वाली नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बहने वाली नदी, बहने
वाली नदी, तो कौन सी नदी बच्चों? सोन नदी। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो एक सवाल और है बच्चों, ये जो नाखून है किसके बने होते हैं? तो क्या कहोगे? प्रोटीन। नाखून बने होते हैं, बने होती हैं, तो क्या कहोगे? प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? तो क्या याद रखोगे? प्रोटीन के। चलो स्क्रीनशॉट ले बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलें। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर ये मेरी मेहनत क्या, सभी गुरुजन इस टाइम पे, सभी चैनल के गुरुजन आप सबकी तैयारी में जुटे हुए हैं प्यारे विद्यार्थी। बस ये चाह रहे हैं सभी गुरुजन कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आप अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा सकें विद्यार्थियों। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ मेहनत करेगा, कंटिन्यू मेहनत करेगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और 10 दिन आपने किताब ऐसे ही रख ली। उन बच्चों का तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला, और उन बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा जो अपने आप से थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि घर और परिवार से तो बस ऐसे ही आ जाते हैं निकल करके, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। तो थोड़ा सा सीरियस हो, क्योंकि ये 1 या 2 ही साल है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद देखो, आप देखते ही हो कि इंडिया में वैकेंसियों का नंबर 11। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। भारत का प्रमुख लोहा क्षेत्र। ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र। बच्चों देखो, ये 4 ऑप्शंस है। भारत का लोहा क्षेत्र, भारत का प्रमुख लोहा क्षेत्र। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात तो खेतड़ी कहाँ है? तो क्या कहोगे? राजस्थान। बेलाडीला की खान कहाँ है? बेलाडीला। तो क्या कहोगे? छत्तीसगढ़। क्या कहोगे? छत्तीसगढ़। देखो बच्चों, हमारे यहाँ 4 प्लांट हैं जो फेमस है। 4 प्लांट कौन कौन से हैं? बहुत ध्यान से। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पड़ता है? तो बताओ जरा, कहाँ पड़ेगा बच्चों? झारखंड। किसकी सहायता से बना था? यूएसएसआर। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट, किसकी सहायता से बना था? तो क्या कहो, पहले तो है कहाँ? तो क्या कहोगे? वेस्ट बंगाल। किसकी सहायता से बना था? अगर मैं हेल्प की बात करूं तो किसकी सहायता से बना था? ब्रिटेन। उसके बाद छत्तीसगढ़, राउरकेला। प्लांट तो कहां पड़ता है? राउरकेला। उड़ीसा। और किसकी सहायता से बना था? याद रखोगे बच्चों, जर्मनी। उसके बाद भिलाई, भिलाई प्लांट कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। और किसकी सहायता से बना था? तो क्या कहोगे बच्चों? रूस। क्या कहोगे? रूस। देखो, खेतड़ी कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? राजस्थान। और खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तो याद रखोगे बच्चों, तांबा। क्या कहोगे? तांबा। देखो, कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊं। भारत में
थोरियम के भंडार। तो बच्चों दो जगह है, पहले तो है आपके केरल, और दूसरा भी हाल फिलहाल में कहाँ खोजे गए, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ खोजे गए बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे कहा जाए कि थोरियम किसका अयस्क है, थोरियम किसका अयस्क है, तो क्या कहोगे, मोनोजाइट। थोरियम किसका अयस्क है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, मोनोजाइट। अगर आपसे कहा जाए रानीगंज कहाँ पड़ता है, रानीगंज, ठीक है, तो मयूरगंज, मयूरगंज कहाँ पड़ता है, देखो बहुत ध्यान से, मयूरगंज। तो क्या कहोगे, उड़ीसा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुछ और बातें, लोहा, लोहा सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है, तो याद रखोगे आप लोग, सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है, तो याद रखेंगे मैग्नेटाइट। कौन सा, मैग्नेटाइट। देखो यहां मैं लिखूं आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ लोहा, लोहे की अगर मैं बात करूं, लोहा, लोहे को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से। तो सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा, तो याद रखोगे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ। और भारत में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो क्या याद रखोगे, हेमेटाइट। कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट। तो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, भारत का प्रमुख लोहा क्षेत्र कौन सा, तो याद रखोगे बच्चों उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, बहुत ध्यान से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 5 जून। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। तो मैं आपको प्रत्येक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है बच्चों जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। ठीक, 5 जून को क्या मनाया जाएगा, 5 जून। 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 25 जनवरी, मतदाता दिवस। क्या कहोगे, मतदाता दिवस। 16 सितंबर, तो याद रखोगे कौन सा, ओजोन परत दिवस। 7 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस। 29 अगस्त, 29 अगस्त खेल दिवस। 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस।
जनसंख्या दिवस। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 1 मई मजदूर दिवस, कौन सा दिवस बच्चों? मजदूर दिवस। 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, कौन सा? हिंदी दिवस। अगर आपसे कहा जाए बच्चों बहुत ध्यान से 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 जुलाई तो कारगिल दिवस। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस बच्चों, ठीक। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो विश्व पर्यावरण दिवस क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखोगे कितनी जून को? तो क्या कहोगे? 5 जून को। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। बहुत बढ़िया सेशन है, बहुत बेहतरीन सेशन है प्यारे विद्यार्थियों। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेंस का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन फर्स्ट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन सेकंड 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन थर्ड 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/r। ऑप्शन फोर्थ 1/v बराबर के 1/f माइनस 1/u। तो ये आपका लेंस का सूत्र है बच्चों। बहुत ध्यान से देखो लेंस का कौन सा सूत्र है। तो पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं, देखो जो लेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा क्या कहोगे? अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है बताओ जरा? अवतल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच से चौड़ा हो। जो किनारों से पतला और बीच से क्या हो? फैला हुआ, वो क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। अवतल लेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, एक ऐसा लेंस जो किनारों से फैला हुआ और बीच से पतला हो, वो लेंस क्या कहेगा बच्चों? अवतल लेंस। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा लेंस किस में यूज किया जाता है, तो अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं, तो उत्तल लेंस किस में यूज करोगे? तो याद रखोगे दूरदृष्टि दोष। ठीक। अवतल लेंस किस में यूज करेंगे? निकट दृष्टि दोष। देखो अब बात आई है दोष की, तो मानव नेत्र में 4 दोष है। फर्स्ट क्या कहोगे? निकट। दूसरा क्या कहोगे? दूरदृष्टि दोष। तीसरा क्या कहोगे? जरा दृष्टि दोष। फोर्थ क्या कहोगे? वैषम्य दृष्टि दोष। वैषम्य दृष्टि दोष। देखो बच्चों इसमें क्या कहोगे? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे, निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई ना दे, तो वो दोष क्या कहलाएगा? आपका निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या कहोगे? दूर की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई दे और निकट की वस्तु ना दिखाई दे, तो क्या कहलाओगे आपको? दूर दृष्टि दोष। उसके बाद जरा में क्या होगा? ना तो निकट का दिखाई दे ना आपको दूर का दिखाई दे, तो वो दोष क्या कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष। और वैषम्य में क्या होगा बच्चों? देखो खड़ी वस्तु तो दिखाई ना दे लेकिन पड़ी वस्तु दिखाई दे, तो वो दोष क्या कहलाएगा आपका? कौन सा दोष कहलाएगा? वैषम्य दृष्टि दोष। अगर आपसे कहा जाए कि
कि इसमें लेंस का सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो लेंस का सूत्र क्या है, तो याद रखो कि 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बहुत हलवा सवाल, किसे कहा जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट ALU, CU कंट्रोल यूनिट, CPU, MBU। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल बहुत अच्छा बन चुका है। चलो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कंप्यूटर के पिता, तो याद रखोगे चार्ल्स बेबेज। इंटरनेट के पिता, विंटन जी सर्फ। ईमेल के पिता, रे टॉमिल्सन। वेबसाइट का पहला पेज, होम पेज। कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में एरर को तो याद क्या रखोगे, बग। कंप्यूटर में एरर सुधारना, एरर को सुधारना क्या कहलाएगा, डिबग। भारत में इंटरनेट आया, पहली का बार कब आया था, 1986। लेकिन आम जनता के लिए कब खुला था, तो याद रखोगे 1995 आम जनता के लिए। उन्नीस सौ 95। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कुछ और 5 बातें, क्या क्या, यूट्यूब के CEO तो कौन है, नील मोहन। उसके बाद फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग। गूगल के CEO तो याद रखोगे सुंदर पिचोई, ये भारतीय है बच्चों। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के CEO तो याद रखोगे सत्या नडेला। उसके बाद विश्व बैंक के अध्यक्ष तो कौन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष बताओ जरा, विश्व बैंक के अध्यक्ष बताओ जरा कौन है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। उसके बाद IMF के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो याद रखोगे अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश, तो कौन है बताओ जरा, क्रोएशिया।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। तो याद रखोगे मिस्र। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो कंप्यूटर का, और हाँ इसका अगर मैं आंसर की बात करूं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो याद रखोगे किसे, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शंस, फर्स्ट वानखेड़े, कलिंगा स्टेडियम, बेब्रोन स्टेडियम, बेब्रोन स्टेडियम। नंबर 3 ऑप्शन सी है बच्चों, बेब्रोन स्टेडियम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए केडी बाबू स्टेडियम, और नंबर 5 विकल्प है धर्मशाला स्टेडियम। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम, देखो मैं सारों के बारे में बात करूं, ये वानखेड़े कहां पड़ता है, तो याद रखोगे मुंबई। कलिंगा स्टेडियम कहां पड़ता है, तो याद रखोगे उड़ीसा। बेब्रोन स्टेडियम कहां पड़ता है, तो क्या याद रखोगे, मुंबई। केडी बाबू स्टेडियम कहां पड़ता है, केडी, यो केडी है बच्चों, तो क्या कहोगे, लखनऊ। और धर्मशाला स्टेडियम कहां पड़ता है, तो याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। और यही क्या है, भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस का 7वां सम्मेलन, कांग्रेस का 7वां सम्मेलन कहां हुआ? कांग्रेस का 7वां सम्मेलन कहां हुआ? बहुत बढ़िया सवाल। ऑप्शंस, फर्स्ट मुंबई, ऑप्शन सेकंड आपका कलकत्ता, ऑप्शन थर्ड नागपुर, ऑप्शन फोर्थ आपका लाहौर। ऑप्शन फोर्थ क्या है, लाहौर। तो कांग्रेस का 7वां सम्मेलन कहां हुआ? तो चलो थोड़ी सी डिटेल की अगर मैं बात करूं, देखो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। किसने करी थी? एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम में अगर मैं बात करूं कांग्रेस के का पहला सम्मेलन कहां हुआ? पहला सम्मेलन कांग्रेस का पहला सम्मेलन, तो याद रखोगे कहां? मुंबई। दूसरा सम्मेलन कलकत्ता।
तीसरा सम्मेलन तो कहाँ, मद्रास। चौथा सम्मेलन इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ध्यान से, कांग्रेस का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, नागपुर। कहाँ हुआ था, नागपुर। ठीक है, ये याद रखें बच्चों, ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल थी। कांग्रेस तो मैं आप लोगों को बहुत ही अलग से पढ़ाऊंगा, तो ये तो थोड़ा सा एक डिटेल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है समुद्रगुप्त, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अजातशत्रु। ठीक है, तो एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है बच्चों, मैं बताऊंगा। देखो, समुद्रगुप्त क्या है, भारत का नेपोलियन। महावीर स्वामी क्या है, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के। गौतम बुद्ध को क्या क्या कहा जाता है, एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, और लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अमेरिका, सेकंड है रूस, थर्ड है कनाडा, फोर्थ है ब्रिटेन, और फिफ्थ आपका आयरलैंड। ठीक है, इनमें से बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं सारे के सारे बताऊंगा। अमेरिका से क्या लिए गए, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। रूस से क्या लिए गए, तो याद रखोगे मौलिक कर्तव्य। कनाडा से क्या लिया गया, जीएसटी, राज्यपाल का पद। ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली। आयरलैंड से क्या लिया गया बच्चों, नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे, तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो क्या याद रखोगे, आयरलैंड। और कुछ और मैं बातें बताऊं आप लोगों को, संविधान संशोधन प्रक्रिया, कहां से ली गई है संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो याद रखोगे अफ्रीका। आपातकाल कहां से लिया गया, आपातकाल, तो आपातकाल कहां से लिया गया, जर्मनी।
समवर्ती सूची कहां से ली गई है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। विधि प्रक्रिया तो विधि प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान। कहां से ली गई है बच्चों? जापान। इतनी बातें आप लोग याद रखें, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। उसके बाद लोकपाल का पद स्वीडन। कहां से लिया गया बच्चों? स्वीडन। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19। लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, परन्यास परिषद, महासभा। ठीक, तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? देखो, सुरक्षा परिषद को क्या कहोगे? दुनिया का पुलिसमैन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पड़ता है? द हैग, नीदरलैंड। परन्यास परिषद किसका अंग है? तो क्या कहोगे? यूएनओ। और महासभा को क्या कहा जाता है? लघु संसद। क्या कहा जाता है? लघु संसद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? महासभा। ठीक, यूएनओ के ऊपर तो मैं आप लोगों के लिए बहुत डिटेल से लेक्चर बना रखा है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखें। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, कृषि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र के तहत आता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र के तहत आता है? तो क्या कहोगे बच्चों? देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? कृषि। ठीक, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा आप लोगों का क्या? उद्योग धंधे। उद्योग धंधे। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा बच्चों? सेवा, जैसे इंटरनेट सेवा, डॉक्टरी सेवा, मतलब किसी भी प्रकार की सेवा, मेडिकल सेवा, बैंकिंग सेवा,
ये सारी की सारी सेवा किसके अंतर्गत आएगी, तो क्या कहोगे, तृतीय क्षेत्र के, और चतुर्थ क्षेत्र नहीं होता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र बच्चों। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, पोलियो वैक्सीन के पिता। ऑप्शंस फर्स्ट, जोनास साल्क, डेविड फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो पोलियो वैक्सीन के पिता कौन है बच्चों, चलो मैं सारे के सारों के बताऊंगा। देखो, डेविड फंक कौन है, जिसने विटामिन की खोज की। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है, जिसने पेनिसिलिन की खोज की, पेनिसिलिन। ल्यूवेनहॉक कौन है, तो जिसने जीवाणु की खोज की। और बचे कौन आपके, जोनास साल्क। इन्होंने किसकी खोज की, तो याद रखोगे पोलियो के टीके की। ठीक, चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊं। कोशिका की खोज, तो याद रखोगे रॉबर्ट हुक। मर्त कोशिका की खोज, ल्यूवेनहॉक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जीव विज्ञान के पिता व जंतु विज्ञान के पिता, तो याद रखोगे बच्चों अरस्तु। कौन, अरस्तु। अगर आपसे कहा जाए, देखो ये क्या है आपके, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। मर्त कोशिका की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने। जीव विज्ञान के और वह जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो क्या कहोगे, अरस्तु। अगर आपसे कहा जाए बच्चों रेडियो सक्रियता के पिता, तो याद रखोगे बच्चों हेनरी बैकुरेल। क्या याद रखेगा, हेनरी बैकुरेल। प्यारे विद्यार्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो वैक्सीन के पिता कौन है, तो याद रखोगे बच्चों कौन, जोनास साल्क। कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इतनी बातें आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 से याद रखें। कौन पिता हो जाएंगे, कौन, तो क्या कहोगे, जोनास साल्क। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये था, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि फिर उसके बाद ही गायब हो जाएगा। देखो, ये तो प्यारे विद्यार्थियों एसएससी जीडी का आचार्य सुपर 20 की ओर से प्रोवाइड कराया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का कंटेंट, पहली बात तो इसमें सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और ये आने वाले एग्जाम के एसएससी पार्ट 2 यानी कि एसएससी जीडी के पार्ट 2, ठीक, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। और एक अनुरोध आप लोगों से और है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं, तो इन्हें कॉपी में जरूर लिखें, इनके नोट्स जरूर तैयार करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।